नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सौरभ गुप्ता अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पहला जो है चैप्टर साइंस का सुपरटेट का जो है सब्जेक्ट विज्ञान का जो टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं सिलेबस के अनुसार। तो इसमें क्या हुआ कि पहला चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान। उसमें जो सहायक अध्यापक में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें से कुल 77 अर्थात 77 क्वेश्चन हैं और उनमें से हम लोगों ने 49 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था और इसके बाद टोटली आज 77 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो के बाद फिर नेक्स्ट अगली वीडियो होगी हमारी दूसरा सिलेबस के अनुसार गति। फिर गति में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सहायक अध्यापक भर्ती में जितने भी क्वेश्चन उनको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले थ्योरी गति की पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों ने इनके पहले वीडियो नहीं देखी तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो मक्खन जब कोलाइड कब बनता है? जब प्रोटीन पानी से छितर जाता है, जब पानी में वसा छितरा जाता है, जब वसा की गुलिकाएँ पानी में छितर जाती हैं या कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितर जाती हैं। ठीक है, मक्खन कोलाइड तब बनता है जब मक्खन की वसा गुलिकाएं जो होती हैं फैट ग्लोबुलिस पानी में छितर जाती हैं, अर्थात जल में वसा गुलिकाओं के फैल जाने पर मक्खन के कोलाइड विलयन का निर्माण होता है। इसके बाद 51 क्वेश्चन देखेंगे। उस रसायन का नाम बताइए जो आम पकाने में काम आता है। तो आम पकाने में कौन सा काम आता है? कैल्शियम कार्बाइड। आम पकाने में कैल्शियम कार्बाइड काम आता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ठोस जो है उसको सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं सबको पता हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? ठीक है, तो हास्य गैस जो है किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O को क्या कहा जाता है? N2O को कहा जाता है N2O को क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? तो मित्रों कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है N2O हास्य गैस, मीठी हवा तथा हाइपोनाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड को दूसरा क्या नाम जानते हैं? हाइपोनाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसका स्वाद मीठा होता है और यह रंगहीन तथा अज्वलनशील गैस है। अच्छा निश्चेतक के कारण इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा में भी होता है। कमरे के ताप पर अज्वलनशील होती है यह गैस और शक्तिशाली ऑक्सीडाइजर भी है, जिसके कारण इसका प्रयोग रॉकेट तथा मोटर रेसिंग के इंजनों की शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 54 क्वेश्चन चलेंगे। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सबको पता होगा, कार्ल सीले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल सीले ने। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का दूसरा नाम क्या होता है? इसे जो है प्राणवायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणवायु। तो ऑक्सीजन को दूसरा नाम क्या है? प्राणवायु कहते हैं। और यह रंगहीन होती है, स्वादहीन तथा गंध रहित होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 55 क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। जो है विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वह है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या होती है? विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होती है। सिरका क्या है? तो सिरका बताइएगा, सिरका क्या है? तो सिरका जो है तनु एसिटिक एसिड है। ठीक, और एसिटिक अम्ल का जो है वो क्या है? CH3COOH। ठीक, इसके बाद नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताइए। तो नींबू में जो होता है कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। कुछ अम्ल आप लोग बताएंगे। नींबू हो गया। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, इमली के बाद दूध में, और इसके बाद जो है दूध को गलाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? लैक्टिक अम्ल का। इमली का बताइएगा। इसके बाद जो है साइट्रिक हो गया। टार्टरिक अम्ल किस किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मित्रों।
इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58। निम्नलिखित में से कौन सा दूध में खट्टे होने के प्रेरित करता है? तो दूध को खट्टे होने के लिए कौन प्रेरित करता है? अभी आपको बताएं हम कौन, लैक्टिक एसिड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में दे रखा है निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादक में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? तो आप लोग जरूर बताइएगा, इसको तुरंत बताइएगा। तो इसका होता है किसका, एसिटिलीन का। सब लोग जानते हैं कि एसिटिलीन का प्रयोग जो है प्रकाश की धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है तथा प्रकाश में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 59 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसके बाद जो है 60 क्वेश्चन चलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन 77 तक जाना है और इसके बाद जो है 77 के बाद नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे हम लोग गति का। चलिए 60 क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? नींबू में जो खट्टा स्वाद होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो जो यह होता है किसकी मौजूदगी के कारण, साइट्रिक एसिड के कारण होता है। इसके बाद चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? जो अगर घर में बनाया जाता है तो चारकोल हवा की अनुपस्थिति में अगर आप लकड़ी को जला देंगे तो क्या होगा, चारकोल बन जाएगा। ठीक है, चारकोल का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। जब हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी या अन्य पदार्थ को गर्म किया जाता है तब चारकोल का निर्माण हो जाता है। चारकोल जिसे लकड़ी का कोयला या कास्ट कोयला भी कहते हैं के निर्माण की विधि उष्ण विघटन कही जाती है। चारकोल में जो है कार्बन की मात्रा लगभग कितने 80% के आसपास होती है। इसका उपयोग धातुकर्म, ईंधन, औद्योगिक ईंधन, बारूद निर्माण एवं चिकित्सा आदि के रूप में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो खाना बनाने के लिए प्रयुक्त जो बायोगैस है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, खाना बनाने में प्रयुक्त बायोगैस किसके मिश्रण है? तो मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका किया जाता है? ग्लाइकॉल का। ठीक है, तो ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही जल्द हम लोग एक एक कवर करके सारा कुछ पढ़ डालेंगे सिलेबस के अनुसार, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वह सूचना एवं तकनीक हो, चाहे वह जीवन कौशल हो, चाहे वह शिक्षण कौशल हो, शिक्षण विधियां हों। ठीक है, तो बने रहिए। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एलपीजी का मिश्रण क्या है? तो एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में तो ये खैर प्रीवियस ईयर में पूछे ही गए हैं, लेकिन आप लोग फिर भी जो है याद रखिएगा कि जो है ब्यूटेन और प्रोपेन क्या है, एलपीजी का मिश्रण है। इसके बाद जो है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस इन .SO4। ठीक है, तो ये क्या होता है, अमोनिया। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो देखो एक दो सूत्रों से जरूर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जरूर आप लोग मतलब जो है ये सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा जितने भी हैं। खैर एक वीडियो हम पूरे जितने भी होंगे सारे सूत्रों को कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है तो वो कौन सा है? डी, सुपर फास्फेट जो है नाइट्रोजनीकरण उर्वरक नहीं है। इसके बाद यूरिया का रासायनिक सूत्र बताइएगा। देखिए अभी सूत्रों की ही बात कर रहे थे तो फिर पूछ लिया गया। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH2 का होल ट्वाइस इंटू CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2 का होल ट्वाइस और CO। ठीक है, ये होता है अमोनिया का रासायनिक सूत्र। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? शीतलक का मतलब हुआ जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज होती हैं, फ्रिज में ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए आप कुछ क्वेश्चन बड़े हमने कर दिए हैं, अब और समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अगर कोई दिक्कत होती है आप हमें तुरंत बताइएगा
तो और हम उसी तरह सुधार करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करिएगा। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया है, नाइट्रोजन है, फ्रेयान है, ऑक्सीजन है। तो फ्रेयान का प्रयोग किया जाता था। पहले क्या होता था? अमोनिया का प्रयोग किया जाता था। एक बात बताइएगा, जहाँ जो है पेशाब घर बने होते हैं, पेशाब घर में कैसी गंध आती है? जो गंध इतनी आती है वो किस कारण से आती है? तो याद रखिएगा वो किस कारण से आती है? अमोनिया के कारण आती है। फ्रेयान जो है फ्रिज में किसके शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोका कोला का आविष्कार किसने किया था? तो बताइएगा कोका कोला का आविष्कार किसने किया था? तो कोका कोला का आविष्कार किया था जॉन पेम्बरेटन ने किया था। पेम्बरेटन ने किया था। किसका आविष्कार? कोका कोला का आविष्कार किया था। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी जो है गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? तो सबको पता है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है क्या हुआ कि 3 दिसंबर 1984 में क्या हुआ? एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल कांड कहा जाता है या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। और भोपाल गैस कांड में मेथिल आइसोसाइनेट नाम की जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता था। ठीक है। सोडा वाटर जो है किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? सोडा वाटर का जो है किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा। इसका राइट आंसर कौन होगा? बी, जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा सोडा वाटर का आविष्कार किया गया था। सोडा वाटर की खोज 18वीं सदी में वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। सोडा वाटर तथा कार्बोनेट जल वस्तुतः मग रहित पेय है, जिससे विभिन्न दाब पर कार्बनिक गैस या कार्बन डाइऑक्साइड से कृत्रिम रूप से संतृप्त किया जाता है। सामान्यतः इस पदार्थ को लवण, शर्करा तथा स्वाद अनुसार एवं सुगंधसार पदार्थों के निश्चित परिमाण को मिश्रित करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग औषधि एवं सामान्य पेय पदार्थों दोनों में किया जाता है। जब कुएं से बाल्टी को ऊपर खींचते तो हमें क्या महसूस होता है? तो याद रखिएगा हमें क्या महसूस होता है? पानी की सतह जो है ऊपर भारी हो गई है। जैसे बाल्टी अगर कुएं में डूबी हुई है तो काफ़ी हल्का महसूस होगा। जैसे आप कुएं से अलग करेंगे, आप पानी से बाल्टी को अपन अलग कर रहे होंगे तो क्या बहुत भारी समझ आती है। ठीक है। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी के बाहर की सतह पर ऊपर अधिक प्रतीत होता है। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए जाने बल के कारण होती है। इस बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहते हैं। जब पानी को बाल्टी ऊपर आती है तो उत्प्लावन बल समाप्त हो जाता है और बाल्टी भारी महसूस होने लगती है। इसके बाद 33 क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चताप ताप निर्भर करता है। तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। ठीक है। तो प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चताप निर्भर करेगा जो ऊपर छेद बना होता है, सीटी जहाँ लगी होती है, और उस पर रखा गया वजन के अनुसार। ठीक है। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 77 लास्ट क्वेश्चन है। तो जो है इस तरह के हमारा जो है पहला चैप्टर का ये समाप्त होता हुआ होगा। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चला जाए तो नाव क्या हो जाएगी? किनारे से दूर बढ़ेगी। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगी? किनारे से दूर बढ़ेगी। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे चले तो नाव किनारे से दूर जाएगी। न्यूटन की गति के तत्व के अनुसार नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। देखो इसका जो है न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप बहुत सी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे
जैसे आप फॉलो कर सकते हैं रॉकेट में इसका बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, जितना वह पीछे से ईंधन फेंकेगा उतना ही वह आगे की ओर जाता है। 75 क्वेश्चन, किस तापमान पर पानी का घनत्व तो सबसे अधिकतम होता है? तो ये सबको याद है कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व तो क्या होता है, अधिकतम होता है। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 277 केल्विन पर। कितने पर? 277 केल्विन पर। देखो हमने अभी क्या बताया कि जो है अधिकतम द्रव को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब कि आयतन जो है घटेगा, आयतन घटेगा और घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटता है तथा घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रव्यों की भांति होता है, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर इनका आयतन बढ़ता हुआ घनत्व घटता है। इसके बाद जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। हमने इसके पहले फर्स्ट वीडियो में तापांतर को, हमने टेम्परेचर को डिसाइड भी किया था, ठीक है। जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है, परंतु ताप 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक करने पर इसका घनत्व कम होने लगता है। ताप केल्विन जो है ये दे रखा हुआ है। तो अगर हम बात करें केल्विन, इनके रिलेशन की, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के रिलेशन की बात करें तो देखिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन की जो रिलेशन है वो क्या है, C/5 इक्वल टू K-273/5। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है इसके दोनों के बीच के रिलेशन है। इसमें कोई भी दे रखा हो और किसी का पूछा हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे उसने जल का अधिकतम घनत्व, तो हमें पता है जल का अधिकतम घनत्व कितने पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। देखो इसको हम सॉल्व भी करेंगे तो हमें डिग्री सेल्सियस पता है जल का कितना होता है, जल का डिग्री सेल्सियस होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अपॉन 5। इसके बाद K-273/5, तो 5 से 5 तो ये कट गया, ठीक है। ये 4 मानिए, ये 4 है। अब ये देखो K-273 है, माइनस को 273 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, 4 इधर पहले से ही है, माइनस को 273 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 273 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, केल्विन का K। तो 273 और 4 277, तो केल्विन कितना हो जाएगा, केल्विन पर 277। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केल्विन पर 277। ये समझ आया? तो इससे आप करेंगे तो बेहद आसानी से कर ले जाएंगे। इसी तरह तो और होते हैं, C/5 बराबर K-273/5 बराबर R/4, ठीक है। और क्या होता है, चलिए इसी तरह इस समीकरण जो है ये 4 या 5 उसका है, बहुत अच्छा है, हम पूरा अध्ययन करते चलेंगे। इसी तरह मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण क्या होता है, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीय बल के कारण जो होता है, अगर दूध को हम मथेंगे या जो है मट्ठा को करते हैं तो क्या हो जाता है, क्रीम निकलती है उससे, ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और इसके बाद अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। मथने के बाद क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल है। इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। इसके उदाहरण है कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन। चलिए कुछ मित्र एक बात करेंगे, देखो इसके बाद हम लोग भी देखेंगे शिक्षण और जीवन कौशल, ठीक है। सूचना एवं तकनीक को देख ही रहे हैं, अभी तो विज्ञान चल रहे हैं, इसके जस्ट बाद जो है चलेंगे हम लोग सूचना एवं तकनीक को। तो ये तो अभी चल रहा है आपका विज्ञान, ठीक है, साइंस। सूचना एवं तकनीक को देखेंगे तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है मित्र कि देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो रहेंगी, कोई भी इसमें पैसा नहीं आपको पेड करना है। तो इस वजह से आप लोग खूब शेयर करिए, जितना हो सके आप अपने मित्रों को पास शेयर करिए। देखिए आप हमारा परिवार बनेंगे तो हम भी आपका परिवार के रूप में कुछ ना कुछ तो सहायता कर ही देंगे। जहाँ तक उम्मीद रहेगी कि जितना भी सिलेबस होता है सुपर टेट का जितने भी सिलेबस होता है उतना सारा कुछ आपको हम
थ्योरी भी कवर कराएंगे और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देखो आपको हमने पहले क्या पढ़ाया, साइंस में पहला चैप्टर डिस्कस किया था जीवन कौशल, दैनिक जीवन में विज्ञान कितनी उपयोगिता है और उससे पूछे गए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से, तो 77 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनको हमने आपको क्रम वाइज जो है सॉरी मित्र फोन आ गया, कोई बात नहीं, 77 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। और सॉल्व करने के बाद जो है अब नेक्स्ट चलेंगे गति। इसी तरह हर चैप्टर आपको मैथ गणित का भी हम लोग जितने भी सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो आप शेयर जरूर करें अपने ग्रुप और मित्रों के पास, हो सके व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाइएगा। जय हिंद, जय भारत मित्रों।